वेलकम टू शाजी वॉइस नावल। खुदा का खौफ करो फलक, इतनी देर में लोग चांद पर जाकर वापिस आ जाते हैं जितनी देर में तुम सिर्फ अपनी आंखों का मेकअप कर रही हो। मैं तुम्हें एक बार फिर यकीन दिलाती हूँ, वहां सलमान अंसर के आने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए इतने हथियारों से लेस होने की जरूरत नहीं है। रचना की बेजारी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी और वो सीधा सीधा तंज करने पर उतर आई थी, मगर इसकी किसी बात का फलक पर कोई असर नहीं हुआ था। वो इसी सुकून और इत्मीनान से अपनी पलकों पर मस्कारा की एक और कोटिंग करती रही। उठ जाओ फलक, उठ जाओ, हम कॉन्सर्ट पर जा रहे हैं, किसी फैशन शो में नहीं, अब बस करो। इसकी खामोशी ने रचना को कुछ और तपाया। उसने ड्रेसिंग टेबल पर उसके सामने पड़ी मेकअप किट को उठाकर बंद कर दिया। तुम्हें क्या तकलीफ है यार, चंद मिनट इंतजार नहीं कर सकती? फलक ने उसके हाथ से मेकअप किट छीनते हुए कहा। मुझे कतन कोई तकलीफ नहीं है, मगर यार जितनी जान फिशानी से तुम मेकअप में मसरूफ हो, इससे तुम्हें जरूर कोई तकलीफ हो जाएगी। फलक उसकी बात का जवाब दिए बगैर एक बार फिर मस्कारा लगाने में मसरूफ हो गई। रचना ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर हल्की सी मुस्कुराहट से उसे देखने लग गई। फलक अपने चेहरे पर जमी उसकी आंखों को नजरअंदाज करते हुए मेकअप में मसरूफ रही। फलक, तुम्हें आखिर मेकअप की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो खुदा ने पहले ही बहुत मुकम्मल बनाया है। मेकअप की जरूरत तो उन लोगों को होती है जिनमें कोई खामी, कोई कमी रह गई हो। तुम में तो ऐसी कोई बात नहीं है। चल हमें उसके चेहरे पर नजर जुमाए रखने के बाद रचना ने कहा। एक दिलकश मुस्कुराहट फलक के चेहरे पर लहराई। एक खास अदा से दायां आईब्रो उचकाते हुए उसने कहा, जानती हूँ मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, मगर सलमान को मेकअप पसंद है और जो चीज उसे पसंद है वो फलक को कैसे नापसंद हो सकती है? मिस रचना कमाल, ये सब सिंगार सिर्फ उसी एक शख्स के लिए कर रही हूँ, ताकि उसकी नजर कहीं और ना जा सके। अगर कोई चेहरा उसके ख्यालों में रहे तो वो यही चेहरा हो, अगर कोई वजूद उसकी नजर को असीर करे तो वो यही वजूद हो। फलक ने मेकअप किट बंद करके दराज में रख दी। दिल तो उस बंदे का पहले ही जीत चुकी हो, अब बाकी क्या रहा जिसे हासिल करने की ख्वाहिश है? वो बंदा तुम्हारे पीछे इस कदर दीवाना है कि इस सब सिंगार के बगैर भी उसकी नजर तुम्हारे अलावा किसी और चेहरे पर नहीं टिकेगी। रचना ने रश्क आमेज हसरत से कहा था। एक तफाखुर अमेज मुस्कुराहट से फलक अपने तराशीदा बालों में ब्रश करते हुए उठ खड़ी हुई। खूबसूरती की अगर कोई हद होती तो वह हद फलक शेर अफगन थी। वो मुजस्मे हुसन थी। जो नजर एक बार उस चेहरे को देख लेती वो दोबारा कुछ और देखने के लिए काबिल नहीं रहती थी। उसे नजरों का असीर करने का हुनर आता था। बाज दफा वो अपने वजूद को आईने में देखती और खुद अपने सहर में गिरफ्तार हो जाती और फिर सोचती, अगर मैं एक औरत होते हुए खुद अपने ही अक्स से नजर नहीं हटा सकती तो किसी मर्द के लिए कितना मुश्किल होगा। ये एहसास उसे बैठे बैठाए कुलू पतरा बना जाता। फिर वो घंटों आयनों के सामने बैठे सिंगार में मसरूफ रहती। बहुत से लोगों को दुनिया में सिर्फ एक चीज मिलती है और बस एक ही चीज मिलती है। बाज लोगों को दुनिया में सब कुछ मिलता है और सब कुछ ही मिलता है। फलक शेर अफगन दूसरी फहरिस्त में आती थी। वो शेर अफगन जलील की अकलौती बेटी थी और शेर अफगन जलील मुल्क के नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसे चाहा नहीं गया था, बेतहाशा चाहा गया था। अगर उसके माँ बाप का बस चलता तो वो वाकई उसे पलकों पर बिठा लेते। वो खुद पसंद भी थी और खुद परस्त भी, मगर कोई और खामी उसमें नहीं थी, या शायद उसका हुस्न किसी को इतनी जुर्रत ही नहीं देता। वो फलक शेर अफगन की कोई खामी ढूंढ पाता। उसने हर जगह से सताइश पाई थी, चाहे वो घर हो या स्कूल, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। वो लड़कियां भी जो इससे हसद करती थीं, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी उससे दोस्ती की ख्वाहिश जरूर दबी रहती थी। बाज दफा कोई दिल ही दिल में उससे सख्त बदगुमान होता, उसे नापसंद करता, उसके बारे में दूसरों से गलत बातें कहता, और फिर वो एक ही बार में उससे मुखातिब होती, हाल अहवाल पूछती, मुस्कुराती, और अगला चारों शाने चित हो जाता। फिर इसमें कोई मुजाहमत ही बाकी नहीं रहती थी। अगले कितने दिन वो इस एहसास के साथ सातवें आसमान पर रहता कि फलक शेर अफगन ने उससे बात की है, इसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया है, उसे देखकर मुस्कुराई है। फिर वो दोबारा कभी उसकी मुखालफत करने की जुर्रत ना कर पाता। वो अक्सर अपने मुखालफिन को इस तरह चित किया करती थी। वो यूनिवर्सिटी में MFA कर रही थी, मगर उसका हल्का अहबाब लंबा चौड़ा नहीं था। उसके दोस्तों की तादाद महदूद थी। उसकी चंद दोस्तें वही थीं जिनके साथ स्कूल के जमाने से उसकी दोस्ती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुक ना सिर्फ मजबूत हुआ था, बल्कि उसकी दोस्तों में कोई इजाफा भी नहीं हुआ था। रचना भी उसकी उन्हीं गहरी दोस्तों में से एक थी, और उससे और मरियम से ही इसका सबसे ज्यादा मेल जोल था।
फलक के लिए रिश्ते तब से आने शुरू हो गए थे जब वो स्कूल में थी, मगर शेर अफकर ने बड़ी खूबसूरती से सबको टाल दिया था। वो छोटी उम्र में उसकी शादी करना नहीं चाहते थे। वैसे भी वो जानते थे कि फलक के लिए कभी भी रिश्तों की कमी नहीं होगी। वो ना सिर्फ बेपनाह खूबसूरत थी, बल्कि उनकी सारी दौलत की मालिक भी थी। फिर ऐसी सोने की चिड़िया को फांसने के लिए शिकारियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा क्यों ना होता। वो शुरू से को एजुकेशन में पढ़ी थी और शुरू से उसके पीछे भागने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, मगर फलक ने कभी किसी की परवाह नहीं की थी, या फिर शायद इसको किसी में इतनी कशिशी महसूस नहीं हुई थी कि वो इसके बारे में सोचती, बल्कि वो अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऐसे अशाक का मजाक उड़ाया करती थी। रचना अक्सर इससे कहा करती थी, जो लोग खुद खूबसूरत होते हैं उन्हें किसी दूसरे से मोहब्बत जरा कम ही होती है, और इश्क तो दूर की बात है। वो हर बार उसकी बातों पर कहका लगाया करती थी। सलमान अंसर से उसकी मुलाकात अपनी एक दोस्त की बहन की शादी की तकरीब में हुई थी। आवारी में स्विमिंग पूल के किनारे एक टेबल पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई हस्बे मामूल बहुत सी नजरों का मरकज बनी हुई थी, और इस बात से आगाह भी थी और बेपरवाह भी। अपनी दोस्तों के किसी बात पर कहका लगाते हुए उसकी नजर स्विमिंग पूल के दूसरे किनारे पर मौजूद एक टेबल पर पड़ी थी। स्याह जीन्स और इसी रंग की लेदर की जैकेट और टी शर्ट में मलबूस वो बंदा उस टेबल की सबसे खास चीज था। वो इतनी दूर से भी उसके चेहरे के नकूश की खूबसूरती को महसूस कर सकती थी। वो अपने साथ बैठे हुए लड़के की बात सुन रहा था और हाथ में पकड़े हुए गिलास से कोक के सिप ले रहा था। फलक चाहते हुए भी उससे नजर नहीं हटा पाई। अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करते करते वो वक्फे वक्फे से उसे देख रही थी, और कुछ देर बाद अचानक उसे एहसास हुआ था कि वो सिर्फ फलक की तवज्जो का मरकज नहीं था। कुछ और नजरें भी बार बार उसकी तरफ उठ रही थी, और इस एहसास ने पहली बार उसे हसरत से रोशनास करवाया था। उसके दिल में बड़ी शिद्दत से उसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। रचना, ये जो स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ टेबल पर ब्लैक आउटफिट में जो बंदा है उसे जानती हो? उसने अचानक रचना से सरगोशी में पूछा, जो उसके पास बैठी हुई थी। रचना ने नजर दौड़ाई थी। नहीं यार, ये कोई नया बंदा है, कम से कम मैं वाकिफ नहीं हूँ, उसने सर हिलाते हुए कहा। फिर फलक ने यही सवाल टेबल के गिर्द बैठी हुई अपनी दूसरी दोस्तों से किया था। सबका जवाब नफी में था। रिमशा से पूछो, मेरा ख्याल है ये उसके बहनोई का कोई दोस्त होगा, रचना ने उससे कहा था। वो रचना के साथ उठकर स्टेज की तरफ आ गई थी। वहां रिमशा दुल्हा दुल्हन के साथ बैठी तस्वीरें बनवा रही थी। फलक ने उसे एक तरफ बुलवाया और इस बंदे के बारे में पूछा था। वो अपने भाई से उसके बारे में पूछने गई थी। ये सलमान अंसर है, असद भाई का कजन है, उसने आकर अपने बहनोई का नाम लिया था। फलक ने उससे कहा था कि वो उसे उससे मिलवाए। अच्छा चलो ठीक है। असद भाई का छोटा भाई जमशेद भी उसी के साथ बैठा हुआ था। मैं इसके पास तुम्हें ले जाती हूँ, जाहिर है वो खुद ही साथ बैठे हुए लोगों का तारुफ करवा देगा, रिमशा ने उस टेबल पर नजर दौड़ाते हुए कहा। फलक धड़कते दिल के साथ रिमशा के साथ उस टेबल की तरफ आ गई थी। वो दूर से जितना खूबसूरत नजर आ रहा था, पास आकर उससे ज्यादा अच्छा लगा था उसे। रिमशा के साथ जब वो इस टेबल के पास पहुंची तो रिमशा ने जमशेद से उसका तारुफ करवाया था। फिर जमशेद ने बारी बारी टेबल के गिर्द बैठे हुए लड़कों का तारुफ उनसे करवाया था। सलमान अंसर ने अपने तारुफ पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हेलो कहा था। फिर वो पहले की तरह इर्द गिर्द नजर दौड़ाने में मसरूफ हो गया। फलक के लिए ये बात हैरान कुन थी। वो इस टेबल पर बैठे हुए दूसरे लड़कों की तरह उसे सताइशी नजरों से नहीं देख रहा था। इसके दिल को कुछ ठेस सी लगी थी। कुछ दिल गिरफ्तार सी वो वापस अपनी मेज पर आ गई थी। फंक्शन के इख्तिताम तक उसकी तवज्जो उसी पर मरकूज रही थी, मगर उसने सलमान अंसर को एक बार भी अपनी तरफ मतवज्जो नहीं देखा। अगले कई दिन वो इसके बारे में सोचती रही। वो चेहरा जैसे इसके दिमाग में कहीं फीड हो गया था। वो चाहते हुए भी उसे अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। सलमान अंसर से उसकी दूसरी मुलाकात पेस में हुई थी। वो हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स थामे बाहर की तरफ आ रहा था, जबकि वो अंदर जा रही थी। उसे सामने से आते देखकर फलक के कदम रुक गए। हेलो। पास आने पर फलक ने बेताबी से उसे मुखातिब किया। वो कुछ हैरान हुआ था। उसकी आंखों में शनासाई की चमक नहीं थी। फलक को शौक लगा। क्या मुझ में ऐसी कोई बात भी इसे नजर नहीं आई कि ये मुझे याद रखता? उसने सोचा था। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं है, फलक ने कुछ दिल गिरफ्ता होकर 2 हफ्ते पहले होने वाली मुलाकात के बारे में बताया। वो एकदम मुस्कुराया। मुझे याद आ गया, कैसी हैं आप?
اس کی مسکراہٹ نے فلک کی ساری سنجیدگی دور کر دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فائن، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں آپ کو لنچ کی آفر کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر اس سے کہا تھا۔ وہ اس اچانک آفر پر کچھ حیران ہوا تھا۔ لنچ، آل رائٹ، چلیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ فلک نے اپنے ڈرائیور کو واپس بھجوا دیا۔ سلمان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں چلیں؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ فیوجی یاما۔ وہ گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے سڑک پر لے آیا تھا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ اس نے اپنی ٹی شرٹ کے ساتھ لٹکتے ہوئے سن گلاسز اتار کر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ فلک نے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ اور آپ؟ مجھے تو کافی سال ہو گئے اپنی تعلیم مکمل کیے، اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے۔ سرامکس کی فیکٹری ہے میرے ڈیڈی کی، وہیں ہوتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بارے میں بتاتا گیا، پھر گفتگو کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ فیوجیاما میں ہونے والا لنچ یہ پہلا اور آخری لنچ ثابت نہیں ہوا تھا۔ ان کی ملاقاتوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی اور پھر اینڈ رزلٹ وہی ہوا تھا جو فلک نے چاہا تھا۔ سلمان نے اسے پرپوز کر دیا اور اس نے ایک لمحے کے تامل کے بغیر یہ پرپوزل قبول کر لیا۔ سلمان اسے پہلی ملاقات میں ہی دوسرے مردوں سے مختلف لگا تھا۔ فلک 20 سال کی تھی اور وہ اس سے 10 سال بڑا تھا۔ فلک کی طرح وہ نہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتا تھا اور نہ ہی کسی بات پر فوراً اپنا رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ وہ بہت سوبر اور ڈیسنٹ تھا، پرسکون انداز میں ٹھہر ٹھہر کر دھیمی آواز میں بات کیا کرتا تھا اور فلک کسی سحر زدہ معمول کی طرح اسے بات کرتے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی کی بات اتنے انہماک سے نہیں سنتی تھی جس طرح وہ سلمان کو سنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان کے پرپوز کرنے پر جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی خوش قسمتی پر یقین آیا تھا، لیکن ابھی کچھ مشکلات باقی تھیں۔ گھر میں اس پرپوزل کا ذکر کرنے پر جیسے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ شیر افکن کو اعتراض تھا کہ وہ ان کی برادری کا نہیں ہے اور ویسے بھی وہ فلک سے 10 سال بڑا تھا۔ ایک اور اعتراض انہیں یہ تھا، وہ بلا شبہ ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ فیملی شیر افکن جلیل کی ٹکر کی نہیں تھی۔ فلک کے لیے اگر یہ ساری باتیں بے معنی تھیں تو شیر افکن کے لیے یہی چیزیں اہمیت رکھتی تھیں۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے داماد بھی ویسا ہی چاہتے تھے اور سلمان اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، مگر فلک کی ضد کے آگے ان کی مخالفت زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکی تھی۔ وہ اس کے رونے دھونے اور خاموشی کو برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے سلمان کے رشتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا تھا۔ مگر شیر افکن کی ناپسندیدگی سلمان سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ منگنی کے فوراً بعد ان کے اختلافات ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئے تھے، جب شیر افکن نے یہ کوشش کی تھی کہ سلمان اپنی فیکٹری چھوڑ کر ان کے بزنس کو دیکھنا شروع کرے۔ انہوں نے یہ پیشکش فلک کے ذریعے کی تھی، یعنی تمہارے فادر کو ایک ایسا داماد چاہیے جو ان کی فائلوں والا بریف کیس اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ سرونٹ کم سن ان لا، اس کا طنزیہ لہجہ تھا۔ فلک کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو سلمان؟ کیا میرے پاپا تمہیں نوکر بنا کر رکھیں گے؟ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کا بزنس سنبھالنا شروع کر دو۔ ظاہر ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میری شادی جس سے بھی ہوتی اسے پاپا کا بزنس تو سنبھالنا ہی ہوتا۔ اس نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور میری سرامکس کی فیکٹری کا کیا ہوگا؟ اس نے کچھ دیر بعد فلک سے پوچھا۔ تم اپنے کسی بھائی کے سپرد کر سکتے ہو یا اپنی جگہ کوئی جنرل مینیجر رکھ سکتے ہو، فلک نے مشورہ دیا تھا۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نے تم سے بات ہی نہیں کی اور یہی غلطی کی ہے۔ میرا خیال ہے انگیجمنٹ سے پہلے ہی مجھے تم سے ان چیزوں کے بارے میں بات کر لینی چاہیے تھی۔ اس کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ فلک کچھ چوک گئی تھی۔ مجھے شادی ایک لڑکی سے کرنی ہے، کوئی باس گھر لے کر نہیں آنا ہے۔ میرا خیال ہے میں اس طرح کا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا جس طرح کا تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو ضرورت ہے۔ اگر میرا اپنا بزنس نہ ہوتا تو میں تمہارے فادر کے بزنس کے بارے میں سوچتا، لیکن اب میری اپنی فیکٹری ہے جو پوری طرح سے اسٹیبلش ہے۔ تم چاہتی ہو میں وہ چھوڑ کر تمہارے فادر کے بزنس کو جوائن کر لوں، جو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں، بیوی یا ان لاز کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میرا خیال تھا ہم نے کافی وقت اکٹھا گزارا ہے تو تم مجھے کسی نہ کسی حد تک سمجھ چکی ہوگی، مگر میرا خیال غلط ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے ہم کسی نئے رشتے میں بندھنا نہیں چاہیے۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر فلک کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔
उसने वॉलेट निकाल कर बिल के पैसे मेनू कार्ड में रखे और फिर उठ खड़ा हुआ। फलक को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, वो इतनी छोटी सी बात पर ये कदम। उसने उसे रेस्टोरेंट के दरवाजे से निकलते देखा और फिर जैसे वो अपने हवास में वापस आ गई थी। अपना बैग और अंगूठी उठाकर वो भागती हुई इसके पीछे गई थी। वो पार्किंग की तरफ जा रहा था। आई एम सॉरी सलमान, अगर तुम मेरी बात पर हर्ट हुए हो तो, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। उसने पास आकर उसके कंधे को थामकर लजाजत से कहा था। वो रुक गया था। बात हर्ट होने या ना होने की नहीं है, बात अपनी अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरत की है। तुम्हारे फादर को वाकई एक शख्स की ज़रूरत है जो इनके बिजनेस को संभाले, मगर मैं, उसने बड़ी नरमी से उससे कहा था, मगर फलक ने उसकी बात काट दी। इस मौजू पर हमारे दरमियान दोबारा कभी बात नहीं होगी। जो तुम चाहोगे वही होगा। पापा क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं, मैं तुमसे दोबारा कभी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। उसने कतई लहजे में सलमान से कहा था। अब तुम ये अंगूठी पहन लो। सलमान ने कुछ सोचते हुए रिंग पकड़ ली। शेर अफगन की नाराजगी सलेमान के इस इनकार के बाद कुछ और बढ़ गई थी। उन्होंने फलक को सलमान के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी, मगर वो अब उनकी कोई बात सुनने पर तैयार न थी। उसका ख्याल था कि सलमान अगर इनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो इन्हें इस पर इसरार नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो सलमान की इस हरकत के बाद खौफजदा हो गई थी। बहुत दिनों तक वो इस वाक़े को ज़हन से नहीं निकाल सकी थी। क्या सलमान के नज़दीक मेरी ज़रा भी अहमियत नहीं थी कि उसने इतनी मामूली सी बात पर अंगूठी उतार कर फेंक दी? ये सवाल बार बार इसको खौफजदा कर देता था। मगर अगर इसके नज़दीक मेरी कोई अहमियत ना होती तो वो मुझे शादी का प्रपोजल क्यों देता? वो जैसे खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती थी। एक शख्स से मोहब्बत इंसान को कितना मजबूर कर देती है। मैंने जिंदगी में किसी की परवाह ही नहीं की और अब इस शख्स की परवाह की है तो मुझे एहसास हुआ है कि मोहब्बत करने के बाद बंदे को कितना झुकना पड़ता है, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं दूसरा आपको छोड़ ना दे। वो सोचती थी। हर बार ये सोच इसे दिल गिरफ्ता कर देती थी और हर बार सलमान के सामने आने पर उसकी सारी दिल गिरफ्तगी जैसे धुआं बनकर गायब हो जाती थी। इसके सारे शिकवे जैसे खत्म हो जाते थे। वो आम मर्दों की तरह लंबी चौड़ी बातें करता था, ना ही उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता। मगर फलक को इसके मौसम के हालात के बारे में कही जाने वाली बात भी किसी खूबसूरत और रोमांटिक शेर से ज्यादा अच्छी लगती थी। वो नहीं जानती थी कि सलमान को इसके साथ बैठना, बातें करना, उसके साथ चलना फिरना कैसा लगता था, मगर उसे सलमान के साथ चलते हुए अपने वजूद पर फख्र होता था, यूं जैसे वह सलमान को नहीं पूरे जहान को अपने साथ लिए फिर रही हो, जैसे दुनिया में इसके अलावा हर लड़की खाली हाथ हो। इसकी जिंदगी में अगर सलमान पहला मर्द था तो सलमान की जिंदगी में आने वाली भी वो पहली लड़की ही थी। वो शुरू से ही बहुत रिजर्व तरबियत का मालिक था और लड़कियों के साथ घूमना फिरना कभी भी उसकी आदत में शामिल नहीं रहा था। फलक की तरह वो भी अपनी खूबसूरती और सिनफ मुखालिफ के लिए अपनी कशिश से वाकिफ था और इसकी तरह वो खुद परस्त भी था और अना परस्त भी। लेकिन इन दोनों बातों के बावजूद भी फलक की मोहब्बत में गिरफ्तार था। हाँ, ये मोहब्बत फलक की तरह तूफानी और सब कुछ कुर्बान कर देने वाली नहीं थी। उनकी मंगनी तकरीबन 3 साल रही थी और इन 3 सालों में फलक ने खुद को सलमान की पसंद के मुताबिक ढाल लिया था। वो सलमान की मर्जी के खिलाफ कुछ करने का सोच ही नहीं सकती थी। जो रंग सलमान को पसंद थे उसने भी वही पहनना शुरू कर दिए थे। जो रंग सलमान को नापसंद थे वो जैसे उसकी जिंदगी से भी निकल गए थे। जो चीज सलमान को खाने में पसंद थी लाशऊरी तौर पर वो उसकी पसंद भी बन गई थी और जिस चीज से सलमान भागता था वो भी उससे उतना ही नापसंद करने लगी। और ये सब कुछ सलमान के कहे बगैर हुआ था। सलमान ने कभी उसे किसी बात पर मजबूर नहीं किया था, मगर वो खुद ही उसे खुश रखना चाहती थी, सरापा उसकी पसंद में ढल जाना चाहती थी। उसकी दोस्तें इसमें आने वाली तब्दीलियों पर हैरान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि फलक शेर अफगन, जो पता नहीं खुद कितने दिलों की धड़कन है, वो अपने आप को सिर्फ एक शख्स के लिए इतना बदल देगी। उसकी हर बात में सलमान अंसर का जिक्र आता था। बाज दफा उसकी दोस्तें इस बात पर उसका मजाक उड़ाती, मगर फलक को कोई परवाह नहीं थी। 3 साल बाद बड़ी धूमधाम से उसकी और सलमान की शादी हो गई थी। शादी से कुछ अरसा पहले ही सलमान ने अपने लिए एक अलग घर ले लिया था और फलक शादी के बाद उसी घर में गई थी। शादी के बाद फलक के दिल में सलमान के बारे में जो थोड़े बहुत खदशात थे वो भी खत्म हो गए थे। वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शोहर साबित हुआ था। शादी से पहले की जिस बेनियाजी और बेपरवाही ने फलक को खौफ ज़दा किया था वो शादी के बाद गायब हो गई थी। वो फलक का किसी नन्हे बच्चे की तरह ख्याल रखता था। शादी से पहले इसकी कामगोई भी खत्म हो गई थी।
فلک کو اپنی زندگی پر پہلی بار اشک آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس شخص کے لیے اپنے آپ کو بہت بدلا ہے، اسے خوش کرنے اور خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، مگر وہ سب بیکار تو نہیں گیا۔ سلمان انصر کو احساس ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے اور اس کے نزدیک میری ہر قربانی، ہر احسار کی اہمیت ہے۔ وہ اکثر سوچتی اور مسرور ہوتی رہتی۔ شادی کے بعد سلمان انصر کے شیر افکن کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو گئے تھے، حالانکہ فلک کو خدشہ تھا کہ شاید سلمان کی انا ان تعلقات کی بہتری میں رکاوٹ بنے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر فلک کے ساتھ اس کے گھر جایا کرتا تھا اور میمونہ اور شیر افکن دونوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ خود شیر افکن بھی اس کے بارے میں اپنے پچھلے خیالات اور رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فلک کو اس کے ساتھ اس قدر خوش دیکھ کر اور سلمان کے طور طریقے دیکھ کر وہ اسے پسند کرنے لگے تھے۔ سلمان بہت لبرل قسم کا آدمی تھا اور کچھ یہی حال فلک کا تھا۔ شیر افکن اور میمونہ نے جس ماحول میں فلک کی تربیت کی تھی، وہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بچپن میں ایک بار قرآن پاک پڑھ لینے کے بعد فلک نے دوبارہ اس مقدس کتاب کو ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نماز اور روزے سے بھی وہ اپنی ماں کی طرح بے نیاز تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آج کے دور میں اتنا مذہبی ہونا خاصا دقیانوسی کام ہے۔ جب کبھی دوستوں سے اس کی اس موضوع پر بات ہوتی تو وہ کہتی، دیکھو یار، مجھے قیامت وغیرہ پر زیادہ یقین نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہی ہوگا، اچھی یا بری، جیسی زندگی بھی گزارنی ہے بس ایک بار ہی گزارنی ہے، ایسا بار بار نہیں ہوگا۔ رشنا کو بعض دفعہ اس کی باتوں پر اعتراض ہوتا، کیونکہ وہ باقاعدگی سے نہ صحیح لیکن نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ فلک اس کے اعتراض پر ہر دفعہ مسکرا کر کہتی، دیکھو رشنا، یہ عبادت وغیرہ بندہ تب کرتا ہے جب اس کی اللہ سے لمبی چوڑی فرمائشیں ہوں یا پھر اس نے اچھے خاصے گناہ کیے ہوں۔ میرے ساتھ تو دونوں مسئلے نہیں ہیں، نہ تو میں اللہ سے کچھ مانگتی ہوں اور نہ ہی میں کوئی گناہ کرتی ہوں، پھر ہر وقت مصلے پر بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ؟ رشنا ہر بار خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ اسے دلیل سے قائل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خود اس کا مذہب کے بارے میں علم بہت کم تھا اور وہ فلک کو دلیل کیسے دے سکتی تھی؟ فلک کے برعکس سلمان اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتا تھا، لیکن نماز روزے سے وہ بھی کوسوں دور تھا۔ اس کے نزدیک اتنا ہی اسلام کافی تھا کہ بندہ مسلمان ہو اور اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہو۔ ہاں، زندگی کو ویسے گزارنا چاہیے جیسے زمانہ ہو۔ پھر وہ دونوں راوی کی سیر کے لیے گئے تھے۔ شادی سے پہلے بھی وہ دونوں اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ فلک کو یہاں دریا کے کنارے پر تنہائی اور خاموشی میں آ کر بیٹھنا بہت پسند تھا۔ بعض دفعہ جب سلمان اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اپنی کسی دوست کو ساتھ لے آتی۔ کشتی کے ذریعے وہ کامران کی 12 دری میں چلے گئے۔ دریا کے وسط میں بنی ہوئی یہ مغلیہ دور کی عمارت اسے بڑی اٹریکٹ کیا کرتی تھی۔ سلمان اور وہ 12 دری کے مختلف حصوں میں پھرتے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر جب شام ڈھلنے لگی تو وہ دونوں ایک بار پھر کشتی کے ذریعے 12 دری سے واپس کنارے پر آ گئے تھے۔ کنارے سے اوپر سڑک پر جانے کے لیے انہوں نے چلنا شروع کیا تھا جب فلک نے پھٹے کپڑوں اور لمبے بالوں اور داڑھی والے ایک فقیر کو دیکھا تھا۔ وہ دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی اور بالوں میں کیچڑ لگا ہوا تھا اور پھٹے کپڑوں میں سے اس کا سیاہ سوکھا ہوا جسم نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن میں کچھ پتھر اکٹھے کیے ہوئے تھے اور وہ وقفے وقفے سے گڑھے میں پتھر پھینک رہا تھا۔ پتھر گرنے پر کیچڑ اور پانی اچھل کر ادھر ادھر گر رہا تھا۔ ان دونوں کو فقیر کے سامنے گزر کر جانا تھا اور فلک کا خیال تھا کہ ان کے گزرتے وقت فقیر پانی والے گڑھے میں پتھر نہیں پھینکے گا۔ یہی اطمینان لیے وہ باتیں کرتی ہوئی سلمان کے ساتھ اس گڑھے کے پاس سے گزرنے لگی اور اسی وقت فقیر نے اپنی گود میں رکھا ہوا سب سے بڑا پتھر اٹھا کر گڑھے میں پھینکا تھا۔ ایک چھپاکے کے ساتھ گدلا پانی اڑ کر فلک کے چہرے اور لباس کو داغدار کر گیا تھا۔ سلمان دوسری جانب تھا۔ اس کے کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے، مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، مگر فلک کے سفید لباس پر وہ کیچڑ بہت نمایاں ہو گیا تھا۔ یو ایڈیٹ، اندھے ہو تم؟ نظر نہیں آتا تمہیں کہ کوئی گزر رہا ہے؟ وہ غصے کے عالم میں چلائی تھی۔ میں واقعی اندھا ہوں، مجھے دنیا نظر نہیں آتی۔ وہ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اپنے حلیے کے برعکس اس فقیر کی آنکھوں اور آواز میں بہت سکون اور بہت ٹھہراؤ تھا۔ اس کا لب و لہجہ بہت شائستہ تھا۔ وہ ان پڑھ نہیں لگتا تھا۔ اگر اندھے ہو تو یہاں بیٹھ کر لوگوں کو گندا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ کہیں اور جا کر بیٹھو یا اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو۔ اس کا غصہ پھر اونت کر آیا تھا۔ اس نے ٹشو نکال کر چہرے سے کیچڑ صاف کرنا شروع کیا تھا۔ بی بی، تو گندگی سے کیوں ڈرتی ہو؟ تجھے کیا لگتا ہے یہ کیچڑ تجھے کسی کی نظر سے اوجھل کر دے گا؟ تجھے لگتا ہے اتنا سا کیچڑ اس شخص کی محبت کو ختم کر دے گا؟ اس بار اس نے عجیب سے لہجے میں سلمان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔
इस शख्स की परवाह ना कर, अल्लाह की परवाह कर। अल्लाह को कीचड़ और गंदगी से गर्ज नहीं होती। उसकी नजर में जो एक बार आ जाता है हमेशा रहता है, और उसकी नजर को कीचड़ की परवाह नहीं होती। ये देखो देखो। वो एकदम उठकर कीचड़ के उस घड़े के पास आकर बैठ गया, और फिर इसने कीचड़ निकाल निकाल कर अपने चेहरे और लिबास पर मलना शुरू कर दिया। देखो, मैं तो कीचड़ से नहीं डरता, मैं तो गंदगी से खौफ नहीं खाता। जानता हूँ इसकी नजर इस कीचड़ और गंदगी पर नहीं जाएगी, वो सिर्फ मेरे वजूद को देखेगा। इस बार बात करते हुए वो हिज़यानी कैफियत में था। वो टिश्यू के साथ चेहरा साफ करते हुए इसे देखती रही, और इसके इश्ताल में इजाफा होता गया। मैं जिसकी नजर में हूँ मेरे लिए काफी है। मुझे जिसकी मोहब्बत चाहिए मिल चुकी है। मुझे और किसी की मोहब्बत की परवाह नहीं है। ये तो दरवाजा है, दरवाजे का काम रास्ता देना होता है या रास्ता रोकना। तेरा रास्ता इसने रोक दिया है। तेरा ही क्या, हर औरत का रास्ता इसने रोक दिया है, आगे जाने ही नहीं देता। इसे लेकर क्या करेगी तू? ये कुल नहीं है बीबी, ये कुल नहीं है। तू कुल की ख्वाहिश क्यों नहीं करती? वजूद की तलब क्यों है तुझे? जात की चाह क्यों नहीं है? इसका हाथ एक बार फिर सलमान की तरफ उठा हुआ था। तुम भकारी लोग रास्ते में बैठ जाते हो और फिर बकवास करना शुरू कर देते हो। चलो सलमान। उसने यकदम सलमान का हाथ पकड़कर वहां से चलना शुरू कर दिया, जो अब तक बिल्कुल खामोशी से सारी गुफ्तगू सुनता रहा था। हर एक को भकारी बनाकर रास्ते में बैठाया हुआ है, और हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों पे नहीं गिरता, अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। वजूद के नसीब में है भकारी होना, बस जात भकारी नहीं हो सकती। वजूद के मुकद्दर में मांगना है, जात का वस्फ देना है। मैं क्या, तू क्या बीबी, सब भिखारी हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी भिखारी बनना ही पड़ता है, मांगना ही होता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का खत्म हो जाना मांगता है। वो फकीर बुलंद आवाज में बुड़बुड़ाता जा रहा था। ऊपर सड़क की तरफ जाते हुए भी इसकी बुड़बुड़ाहट इसके कानों में आ रही थी, और इसके इश्ताल में इजाफा हो रहा था। तुम भी अजीब हो सलमान, तुमसे इतना नहीं हुआ कि इसे झिड़क ही दो। वो किस तरह मुझसे बात कर रहा था, मगर तुम बिल्कुल चुप खड़े रहे। उसने यकदम सलमान से कहना शुरू किया था। मैं क्या कहता उसे, वो कोई पागल था। उससे बहस करके मुझे क्या मिलता? तुमने भी तो बहस की, क्या फायदा हुआ? बेहतर था तुम बात बढ़ाती ही ना, खामोशी से नजरअंदाज करके वहां से आ जाती। सलमान ने उससे कहा था। वो उसकी बात पर कुछ और भड़क उठी। उसे नजरअंदाज करके आ जाती ताकि वो किसी और के साथ भी यही कुछ करता। पागल नहीं था, वो ढोंगी था। देखा नहीं था किस तरह की बातें कर रहा था? क्या बातों से उसके पागलपन का पता चलता है? नए नए तरीके अपनाए हुए हैं इन लोगों ने भीख मांगने के। हर जगह बैठ जाते हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही उनका हौसला इतना भर जाता है। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं वहीं पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारूं। उससे पता तो चले, अंधा है वो उल्लू का पट्ठा। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कूल डाउन यार, अब इतना ज्यादा गुस्सा करने का क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। अब इन बातों को दोहराने का क्या फायदा? घर चल रहे हैं, तुम कपड़े बदल लेना, बल्कि नहा लेना। ये कीचड़ खत्म हो जाएगी। तुम ख्वाम खा इस बात को सर पर सवार करी हो। सलमान ने उसे समझाने की कोशिश की थी। खैर, मैं किसी भी बात को खाम खा सर पर नहीं सवार किया करती। जो बात ठीक थी मैंने वही कही है। आइंदा कम से कम किसी दूसरे के साथ ऐसा करते हुए 10 बार सोचेगा। इसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, मगर उसने मजीद कोई बात नहीं की थी। सलमान ने भी इसके खामोश होने पर खुदा का शुक्र अदा किया था। घर पहुंचने तक उसके जहन से ये बात निकल चुकी थी। इस वाक़े को तकरीबन 6 माह गुजर गए जब उसने सलमान में कुछ तब्दीलियां नोट करनी शुरू कर दी थी। शादी के 2.5 साल और उससे पहले के 3 साल जो इसने सलमान के साथ गुजारे थे, उनमें उसने सलमान को एक बेहद ठंडे मिजाज का इंसान पाया था। वो बड़ी से बड़ी बात पर भी फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करता था, और ना ही गुस्से में आता था, बल्कि अपनी नाराजगी का इजहार बड़े धीमे लहजे में करता था। लेकिन अब वो यकदम छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगा था। फलक ने पहले इस बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर जब ऐसा अक्सर होने लगा था तो वो कुछ परेशान हुई। लेकिन फिर उसने ये सोचकर सब कुछ नजरअंदाज करने की कोशिश की कि हो सकता है फैक्ट्री के किसी मामले की वजह से परेशान हो। इसने सलमान से ये पूछने की कोशिश की थी, मगर इन दिनों वो इसकी किसी बात का भी ढंग से जवाब नहीं देता था।